18 सितंबर 2016 सुबह 5:30 बजे जब कश्मीर के उरी टाउन में 4 टेररिस्ट ने इंडिया के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला किया तो पूरा देश जाग गया। उरी में सेना के कैंप पर हमला और अब ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और एक बार फिर इशारा पाकिस्तान की ओर। सहने की सीमा पर तरने की तान है, कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान तैयार है। लेकिन क्या जंग छेड़ना एक सही रास्ता है? इन दोनों देशों के बीच अगर आज वॉर डिक्लेयर हुई तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर और आज हम बात करेंगे। सालों से सुरक्षा एजेंसियां ये शक जताती आई हैं कि परिंदों के जरिए पाकिस्तान भारत में जासूसी कराना चाहता है। ये कबूतर उसी जासूसी की एक और कड़ी हो सकती है। आगे क्या होगा जानने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि पिछली वॉर्स में क्या हुआ था। सबसे पहली जंग इंडिपेंडेंस के कुछ ही समय बाद अक्टूबर 1947 में छिड़ी थी कश्मीर को लेकर, जब दोनों इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे और इसीलिए उनके बीच एक वॉर हुई जिस वजह से कश्मीर बट गया। अगली जंग छिड़ी 1965 में जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर की आम जनता में मिलकर इंडियन रूल के अगेंस्ट रिबेलियन करने की कोशिश करी। ये जंग तब ख़त्म हुई जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया और यूएस और सोवियत यूनियन ने पीस टॉक्स चालू करे। 1971 वॉर का मुद्दा था बांग्लादेश या उस समय का ईस्ट पाकिस्तान। इस वॉर में इंडियन फोर्सेस ने बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए उनके रिबेल्स को सपोर्ट किया, जिस वजह से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। और फाइनली 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कारगिल वॉर हुई। तो हमने देखा कि पिछली वॉर्स मोस्टली कश्मीर के बारे में थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगली वॉर का मुद्दा भी कश्मीर ही होगा। अगली वॉर का मुद्दा हो सकता है टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाई। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडस बेसिन में 6 नदियां हैं, रवि, ब्यास, सतलुज, इंडस, चेनाब और झेलम। पर क्योंकि ये सारी नदियां इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, तो पाकिस्तान को डर है कि इंडिया उन रिवर्स को डाइवर्ट कर सकता है। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी, जिसके हिसाब से जो 3 ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका कंट्रोल इंडिया को दिया जाएगा और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को। 1960 के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने 3 जंग और कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ट्रीटी को दोनों कंट्रीज़ ने हमेशा ऑनर किया। पर 2016 के उरी अटैक के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा फिर छेड़ा था। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि उरी में 18 जवानों की हत्या कराने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या सिंधु के पानी को हथियार बनाया जा सकता है। और इसी बैठक में आया पीएम का वो बड़ा बयान जो पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ठूक कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हमें अपनी हैसियत आपको पता है आपकी असली हैसियत क्या है? हंगर इंडेक्स में आप क्या खड़े होते हैं? 106 स्थान है और आप बात करें सुपर पावर से लड़ने की। कुछ तो ईमानदारी बढ़ती है। अब आप बोलते हैं हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है, हाफिज सईद को आप पालते हैं, उसको नेता बनाते हैं अपने मुल्क के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को हम उसकी जगह पर रखते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया का जो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जगह पर रखते हैं। तो अगर अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 5th वॉर होती है तो देखते हैं क्या होगा। भारतीय पंजाब के शहर कोटकापुर की पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे गए 2 ज़ेबों को हिरासत में ले लिया, जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद लिखा हुआ था। असली वॉर शुरू होने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान के कई एलाइज हैं, मेनली यूएस और चाइना। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से पाकिस्तान अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है और यूएस कई सालों से इंडिया का एक क्लोज एलाय है। लेकिन अगर जंग छिड़ी तो कौन जीतेगा? इस सवाल का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से इंडिया के पास 42 लाख मिलिट्री पर्सनल है और पाकिस्तान के पास 9 लाख। इंडिया के पास ज़्यादा ट्रूप्स, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं।
एयर पावर की बात करें तो इंडिया के पास टोटल करीबन 2000 एयरक्राफ्ट्स हैं और पाकिस्तान के पास 1300। फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में इंडिया पाकिस्तान से कई आगे है, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं। नेवी एसेट्स को देखें तो इंडिया के पास 295 शिप्स और क्राफ्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 197। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। और इन वजहों से जीएफपी की इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग में इंडिया 4th पोजीशन पे है और पाकिस्तान 11th। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पर इस वॉर में इंडिया विजेता होगी। पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन इंडिया के पास बेटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। अगर आप भारतीय हैं तो आपको इस बात पे ज़रूर गर्व महसूस हो रहा होगा, लेकिन क्या ये जीत असल में जीत होगी? ये सोचिए कि ये जीत किस कीमत पर हासिल होगी। 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स के बाद जब इंडिया ने अपनी आर्म फोर्सेस को बॉर्डर की तरफ मोबिलाइज किया तो सिर्फ उसी चीज़ की कॉस्ट थी करीबन 9000 करोड़ रुपए। और वॉर ख़त्म होने के बाद भी उनके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स हमें सालों तक भुगतने पड़ते हैं। जो पैसे गरीबी और भुखमरी के प्रोग्राम्स में जाते थे वो अब मिलिट्री बजट को सपोर्ट करेंगे। कारगिल वॉर के बाद हमारा बजट अगले साल 12% बढ़ा और 2001-2002 के पार्लियामेंट अटैक से हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद 2003 में हमारा मिलिट्री बजट 17% बढ़ा। एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान से अगली वॉर में हमारा खर्चा प्रतिदिन 5000 करोड़ रुपए होगा और जीतने पर भी ये इंडिया को 10 साल पीछे ढकेल देगा। वॉर की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, उससे कई ज़्यादा होती है वो कीमत जो हमारे हज़ारों जवान, सिविलियंस और उन सब के परिवार देते हैं। 4 वॉर्स में इंडिया के ऑलमोस्ट 9000 सोल्जर्स शहीद हुए हैं और पाकिस्तान के 14000। ओवरऑल दोनों देशों में 1 लाख से ज़्यादा परिवार इन डेथ से डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। 1 लाख परिवार। और ऐसा ही हुआ नरेंद्र सिंह की फैमिली के साथ। नरेंद्र सिंह बीएसएफ के हेड कांस्टेबल थे जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे शहीद हुए। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर पर बीएसएफ जवान नरेंद्र का शत विक्षत शव मंगलवार को बरामद हुआ। नरेंद्र हरियाणा के सोनीपत के कला गांव के रहने वाले थे। शहीद नरेंद्र का सोनीपत के उनके पैतृक गांव में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब चुनाव के दौरान तो कहते थे कि अगर वो 2 सिर काटेंगे तो हम 10 काट के लाएंगे, लेकिन अब तो 10 तो नहीं कट रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल सकती हूँ कट तो रहे हैं, हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। उसमें मैं मोहित से ये सवाल पूछता हुआ भी अच्छा नहीं लगूंगा कि मोहित आप पहले बदला चाहते हैं या पहले अपना सुरक्षित भविष्य चाहते हैं? जी सर, कि मैंने सिर्फ इतना कहा है सर, बदला सर। आप एक बात बताइए मुझे, क्या एक सर के बदले एक सर आके आज तक कभी कोई सेटिस्फाई हुआ है? आप मुझे एक बात बताओ। मेरे पिता की जो जगह वो नहीं आ सकती है। देश अपनी सेवा करेगा, अभी भी लोग लगे हुए हैं, आप बातें कर रहे हो, अभी भी लोग खड़े हैं वहाँ पे। और सर आपने इतना पॉलिटिकली ये घुमाई है सर ये बात। प्लीज़ सर, मैं आपसे सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ड में प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, एक मैन टू मैन कह रहा हूँ। एक जॉब मांग रहा हूँ सर मैं आपसे अपने छोटे भाई के लिए। इतना नहीं दे सकते हो क्या यार आप लोग? इतना नहीं बोल सकते? इस बात के लिए मुझे बार बार कहना पड़ेगा क्या? और न्यूक्लियर वॉर की कीमत का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यूएस ने जापान में जब हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था तो इंस्टेंटली ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और जो बचे उनमें कैंसर जैसी बीमारियों के रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। उस बॉम्ब का एक्सप्लोजन था 15 किलोटन का और इंडिया और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करे हैं उनके एक्सप्लोजन्स कम से कम 40 to 50 किलोटन के हैं। इसलिए अगर दोनों देशों ने केवल आधे ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ करे तो भी डायरेक्टली 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा की डेथ हो जाएगी। आधे से ज़्यादा उसी वक्त बम की तपिश से जल जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो रेडिएशन से मारे जाएंगे। वनस्पतियों और पेड़ पौधों का नामो निशान तक मिट जाएगा। आधी दुनिया के 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। तो अगर हम इन सब कॉस्ट को साथ में देखें तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जंग में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। पाकिस्तान की अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ
आओ हिम्मत हो, हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश पे गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ लड़ाई लड़े, पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।